एक क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अगर मेरे अगेंस्ट कोई वारंट इशू हो गए और जब वारंट कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगेगी तो क्या मुझे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा। और ये जो एप्रीहेंशन है, जो डर है, वो जायज़ है। रीज़न बीइंग कि वारंट जब इशू होते हैं व्हेन द अक्यूज्ड इज़ नॉट अपीयरिंग, तो पहले बेलेबल वारंट इशू होंगे, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू होंगे, और साथ में जो श्योरिटी है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर अक्यूज्ड अपीयर होता है तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट हैज़ द पावर कि वो उसके एनबीडब्ल्यू की एग्जीक्यूशन में उस आदमी को जेल भेज सके। और ये रीजनेबल एप्रीहेंशन की वजह से लोगों को डर लगता है कि वो वारंट कैंसिलेशन की एप्लीकेशन के साथ में अपीयर हो या ना हो। और मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि इसमें इस तरह के मैटर जो हैं वो ऑलरेडी हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। 2013 में देयर वाज अ केस ऑफ अरुण कुमार चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसमें सिमिलर सिचुएशन जो थी वो अराइज हुई। उसमें देयर वाज एन अक्यूज्ड, उसके अगेंस्ट वारंट इशू हुए और वारंट की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई। दैट एप्लीकेशन वाज डिसमिस्ड, सो दिस अक्यूज्ड वेंट इन रिट पिटीशन बिफोर बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट सेड कि पहली बात तो जो एप्लीकेशन है फॉर कैंसिलेशन ऑफ वारंट दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स, and magistrate court should not insist upon the personal appearance of the accused। अब अगर मैं लॉ की बात करूं तो सीआरपीसी में जब वारंट इशू होते हैं और वारंट कैंसिलेशन के लिए जो एप्लीकेशन लगती है, उन दोनों सिचुएशंस में सीआरपीसी में ये कहीं नहीं लिखा है कि वारंट जब ही कैंसिल होंगे जब अक्यूज्ड अपीयर होगा। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट माइट इंसिस्ट अपॉन द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड, बट जर्नली ये देखने में आया है कि कई बार अक्यूज जो है सेम स्टेट में या कई बार जो कंट्री है उसमें भी नहीं होता है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के भी कुछ जजमेंट हैं इसी सिचुएशन के ऊपर। तो एवरी हाई कोर्ट इज़ ऑफ द व्यू कि जब वारंट कैंसिल किए जाते हैं तो वारंट कैंसिलेशन के टाइम पे अक्यूज्ड की पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वारंट कैंसिलेशन की, वो आपकी एब्सेंस में भी डिसाइड हो सकती है। You can always appear through your advocate, your counsel, and your appearance may be marked through your counsel also। हाँ, साथ में आपको ये अंडरटेकिंग देनी पड़ सकती है कि ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आप यू विल बी पर्सनली अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट। अगर आप इस तरह की अंडरटेकिंग नहीं देते हो तो वारंट कैंसिलेशन की जो सिचुएशन है उसमें वारंट कैंसिलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट येस, वारंट्स कैन बी कैंसिल्ड इन योर एब्सेंस ऑल्सो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वारंट तो कैंसिल हो गए, अब श्योरिटी का क्या करें? तो आपको मैं ये भी बता दूं कि सेम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिस्टोर द प्रीवियस श्योरिटी। उसके लिए आपको फ्रेश श्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पुराने अपनी एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि जो हमारा पुराना श्योरिटी और सिक्योरिटी है उस श्योरिटी को रिस्टोर कर दीजिए। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट हैज़ द एम्पल पावर्स टू डू इट। पर ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको जो कोर्ट की डेट्स हैं उस पर अपीयर होना चाहिए, क्योंकि आपकी बेल की ना एक कंडीशन होती है कि दैट यू विल बी अपीयरिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट ऑन ईच एंड एवरी डेट। हाँ, किसी डेट पे अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज टेल योर एडवोकेट और काउंसिल इन एडवांस कि भाई मैं उस डेट पे नहीं आ पाऊँगा और मेरा ये रीज़न है, या तो बीमार हैं या स्टेट से बाहर हैं या कोई डेथ हो गई या कि मैरिज सेरेमनी है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, या बिजनेस ट्रिप पे गए जाना है। तो उस सिचुएशन में योर एडवोकेट कैन मूव एन एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द सेम कोर्ट। अब ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों में एप्लीकेबल होती है, लेकिन आप लास्ट मोमेंट बताने की बजाय कोशिश कीजिएगा कि वेल एडवांस्ड अपने जो एडवोकेट हैं उसको उनको इन्फॉर्म कर दें, तो उनके लिए थोड़ा सा एप्लीकेशन बनाना आसान रहेगा। अदरवाइज़ ऑन द स्पॉट कई बार एप्लीकेशन जो है वो ड्राफ्ट नहीं हो पाती है और ओरल जो रिक्वेस्ट है वो कई बार कोर्ट एक्सेप्ट करते हैं और कई बार नहीं करते हैं।